अगर एलियंस हम पर नजर रख रहे हैं तो वो अब तक रुके क्यों हैं? या जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं, उन्होंने हमें खुल्लम खुल्ला संदेश दिए हैं। ये इस बात का भी सबूत है कि हमारे अतीत में भी पेलेडियन हमारे संपर्क में थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरी के मुताबिक एलियंस धरती पर कई वजहों से आए हो सकते हैं। खुदाई करने, बच्चे पैदा करने, कब्जा करने या इसे स्टडी करने। उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया था कि उन्हें एक दूत के तौर पर चुना गया है और उन्हें काफी बातें भी बताई गई। एलियन एस्ट्रोनॉट्स सदियों से धरती पर आते रहे हैं या नहीं, इस बात को लेकर कई लोगों की कई राय हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हैं। लेकिन शायद इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमारे सामने है। क्या ये लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं? क्या ये ऐसी दुनिया से आई शक्तियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते? क्या ये कोई बेहद विकसित जीव हैं जो इस गैलेक्सी के भी नहीं हैं बल्कि कहीं और से आए हैं? क्या ये अंतरिक्ष में एक दरवाजा ऐसा है जिसके उस पार सच छुपा है, पर उस पार जाने के लिए हमें मन में सवाल पैदा करने होंगे। सबूत बिखरे पड़े हैं, भविष्य हमारी आंखों के सामने है। हमारे अलावा और भी दुनिया है और हमेशा से रही है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरी के मुताबिक एलियंस धरती पर कई वजहों से आए हो सकते हैं। बच्चे पैदा करने, कब्जा करने, खुदाई करने या इसे स्टडी करने। जैसे हम में क्यूरियोसिटी है, यूनिवर्स में ऐसे दूसरे भी जीव होंगे जिनकी ऐसी ही सोच हो सकती है। ये सोचना बहुत घमंड की बात होगी कि इस गैलेक्सी में बस हम ही नई बातें जानना चाहते हैं। ये कहना बहुत गलत होगा कि सिर्फ हम ही हैं जिनमें अक्ल है और हम यूनिवर्स में नई खोज करना चाहते हैं। हमें अभी जिन चीजों के बारे में पता नहीं है, हम वहां जाकर उनके बारे में जानना चाहते हैं। हम चांद को देखते हैं तो हम उस पर जाकर उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। हम मार्स को देखते हैं तो हम वहां भी जाना चाहते हैं। हमें जुपिटर पर भी जाना है, हम वहां पर प्रोब्स भेजते हैं। तो अगर एलियंस हमारे जैसे ही हैं, तो उन्हें भी कुछ नया सीखने की ख्वाहिशें होंगी। लेकिन जहां हमारे अंतरिक्ष के सफर छोटे और सिर्फ खोज करने से जुड़े रहे हैं, क्या दूसरे जीव जो लाखों किलोमीटर दूर से यहाँ आए थे, यहीं रुक गए थे? अगर हाँ, तो क्या वो अब भी हमारे बीच होंगे? कई एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि ये सब बीते कल की बातें हैं और परग्रही जीव यहाँ आए थे, उन्होंने काफी कुछ किया और फिर वो वापस अपने ग्रह पर चले गए। लेकिन ऐसे कई सबूत हैं जो ये दिखाते हैं कि बीते कल में यहाँ आए परग्रही जीव कभी यहाँ से गए ही नहीं। उनके इसी ग्रह पर कई बेसिस हैं जो समुद्रों के अंदर या पहाड़ों के बीच बने हुए हैं। साउथ अमेरिका में कई लोगों का ये मानना है कि यूएफओस अक्सर झीलों में भरे पानी से बाहर आते हैं। वो मानते हैं कि लेक टिटिकाका और पेरू और बोलिविया और साउथ अमेरिका की दूसरी कई जगहों पर जमीन के अंदर या पानी के अंदर एलियंस के छुपे हुए बेस बने हुए हैं। अगर एलियंस हमारे प्लैनेट पर आए थे, तो जाहिर है कि यहाँ आते वक्त वो रास्ते में चांद पर तो रुके ही होंगे। हम चांद के बारे में जितना पता करते हैं, उससे जुड़ी उतनी अजीब बातें सामने आती रहती हैं। क्या चांद को किसी और सोलर सिस्टम से यहाँ लाया गया था और हमारी धरती के पास ऑर्बिट में छोड़ दिया गया था? हम पर नजर रखने के लिए चांद सबसे सही जगह है। अपोलो मिशंस के दौरान जब कमांड मॉड्यूल चांद पर जाकर गिरा था,
तो चांद से कई घंटों तक घंटी जैसी आवाज आ रही थी। चांद पर कई ऐसे बड़े गड्ढे हैं जिनके नीचे का हिस्सा हमें नहीं मिला है, और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये बिना तले के गड्ढे चांद के अंदर जाने का रास्ता है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर चांद ना होता तो हमारे ग्रह पर कभी जीवन नहीं पनप पाता, और इसकी वजह यह है कि चांद की वजह से टाइडल इफेक्ट पैदा होता है, और अगर ये टाइड्स पैदा ना होती और समंदरों का पानी इस तरह न हिलता तो इस ग्रह पर जीवन की शुरुआत ही नहीं होती। और नासा कहता है कि चांद शायद अंदर से खोखला है। लेकिन अगर एलियन जीव चांद को सैटेलाइट की तरह इस्तेमाल करके धरती को देख रहे हैं तो क्यों? आखिर उनका मकसद क्या है और इसके सबूत कहां हैं? मेरे हिसाब से इस बात के सबूत मौजूद हैं कि चांद एक विशाल स्पेसशिप है जो हमारे ग्रह के चक्कर लगा रहा है, और उस पर कोई तो है। कोई परग्रही जीव हो सकते हैं। कई मायनों में ये स्टार वॉर्स के जॉर्ज लूकस डेथ स्टार जैसा ही है, जिसमें वो एक आर्टिफिशियल मून बनाते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से एक ग्रह को तबाह करने की काबिलियत पैदा की जाती है। आज हम आराम से जी रहे हैं जैसे कि हम अकेले इस यूनिवर्स में हैं, जबकि सैकड़ों हजारों लोगों को आसमान में अजीबोगरीब क्राफ्ट्स दिख रहे हैं जैसे कि 5000 साल पहले दिखते थे। और इसीलिए ये सोच कि एंशिएंट एलियंस दोबारा से वापस आ रहे हैं इस 21वीं सदी में, और हमारा उनसे सामना होगा, ये एक ऐसा सच है जिसे हम सब सामने लाना चाहते हैं और सरकार ने छुपाने की कोशिश की है, जो कमाल की बात है। एलियन एस्ट्रोनॉट्स सदियों से धरती पर आते रहे हैं या नहीं, इस बात को लेकर कई लोगों की कई राय हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हैं। लेकिन शायद इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमारे सामने है, यानी हमारे अंदर है। वो हमें इवॉल्व होते हुए देखना चाहते हैं। वो हमारे मास्टर्स की तरह हैं, अवतार्स की तरह। वो बहुत विकसित हैं और हम भी वैसे बन सकते हैं। हमें वहां तक पहुंचना है। हमें सबकी भलाई के लिए अपनी काबिलियत को पहचानना होगा। मुझे नहीं लगता कि परग्रही जीव एंशिएंट्स, एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स वो खोई हुई कड़ी है। मुझे लगता है कि सही मायनों में वो एलियंस ही हमारी शुरुआती कड़ी थे। वो वही थे जिन्होंने इंसान को जेनेटिकली बदलने में मदद की। उन्हीं की वजह से सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारी जीन्स में कहीं पर ये जानकारी मौजूद है कि परग्रही जीव हजारों सालों पहले यहाँ आए थे, और मुझे लगता है कि शायद हमारे दिमाग में इस संदेश को सामने आने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पर आए और उन्हें एक जीव दिखाई दिया और उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, हम इन्हें विकसित करते हैं। हो सकता है कि और 1 करोड़ सालों के बाद ये जीव समझदार और अक्लमंद बन जाएगा, तो उन्होंने हमें बनाया और हम वाकई समझदार और अक्लमंद हैं, है ना? कैलाश पर्वत, पश्चिमी तिब्बत, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध मतों के लोग इस चोटी को पृथ्वी पर अपने देवताओं का घर मानते हैं। बहुत से तीर्थयात्री इस चोटी की चढ़ाई करते हैं और वो सप्तऋषि गुफा में आकर रुकते हैं जो इस पहाड़ के दक्षिणी सिरे पर मौजूद है। यहाँ वो इन 7 महान ऋषियों की आराधना करते हैं क्योंकि उन्हें मानव सभ्यता का भला करने वाला माना जाता है। सप्तऋषि का रिश्ता भी प्लेयडी स्टार सिस्टम से रहा है और माना जाता है कि एक बड़ा गहरा रिश्ता था उन ज्ञानी ऋषियों और प्लेयडी स्टार सिस्टम के बीच। सप्तऋषि पृथ्वी पर आए थे शिक्षा लेने और इंसान को वो जानकारी देने जो वो जानते थे।
अपना काम खत्म करने के बाद आसमान में लौट गए, प्लियडीज पर, जो उनकी पत्नियां थीं। आज भी भारत, तिब्बत और नेपाल के बहुत से लोग मानते हैं कि वो उन सप्त ऋषियों की संतान है, उन शक्तिशाली आसमानी जीवों की जिनका रिश्ता प्लेडीज से था। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि एक बड़ा ही दिलचस्प वैज्ञानिक प्रमाण इस दावे को साबित कर देगा कि वो कहानियां सही थी। वो उन लोगों की बात करते हैं जो इस इलाके के मूल निवासी हैं और जिन्हें शेरपा कहते हैं। दुनिया भर में लोग जानते हैं कि शेरपा काफी ऊंचाई पर भी आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। ये उनके लिए कुदरती है। उन्होंने देखा कि शेरपाओं में एक खास जीन होती है जिसके दम पर वो कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर भी रह लेते हैं। अगर हम वहां जाएं तो बीमार हो जाएंगे या हमारी जान भी जा सकती है। जेनेटिसिस्ट ने पाया कि शेरपा डीएनए में एक खास सुपर एथलीट जीन होती है जो दूसरे इंसानों के मुकाबले शेरपाओं के शरीर में ऑक्सीजन को ज्यादा अच्छी तरह से रेगुलेट करती है। जुलाई 2014 में जेनेटिसिस्ट ने ये भी पता लगा लिया कि ये अनोखी चीज कहां से आई है। वो मिली थी एक इंसान के पहले के एक रहस्यमय प्राचीन वंश से। दक्षिणी साइबेरिया, 2010। दूर दराज के अल्टाई पर्वतों पर करीब 14,000 फुट की ऊंचाई पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक छोटी सी हड्डी मिली जो एक प्राचीन ह्यूमैनॉइड प्रजाति की थी जो 40,000 साल पहले हुआ करती थी। उन हड्डियों को एनालाइज किया गया जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एंथ्रोपोलॉजी में। वो डीएनए के मामले में अव्वल हैं। हालांकि उन्होंने हड्डी के डीएनए की तुलना इंसान के डीएनए से की, मगर वो नहीं मिले। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस नई प्रजाति का नाम रखा था डेनिसोवैन, उस गुफा के नाम पर जहां से यह हड्डी मिली थी। और हड्डी के इस छोटे से टुकड़े से वैज्ञानिकों ने पूरे डेनिसोवैन जीनोम को सीक्वेंस कर लिया। उस डीएनए टेस्ट से एक बड़ी चौंकाने वाली बात पता लगी। उन्होंने देखा कि डेनिसोवैन्स में भी वही सुपर एथलीट जीन थी जो तिब्बत के शेरपाओं में पाई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और जांच करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि डेनिसोवैन्स से ही उन्हें वो जीन मिली थी। अब हमें ये पता लगने लगा है कि इंसान की उत्पत्ति की बात उतनी सहज नहीं है जितना कि हम मानते हैं। डेनिसोवैन की खोज के बाद दशकों में वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि उनका डीएनए आज भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड्स, भारत और तिब्बत में रहने वाले कुछ लोगों से मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन जगहों पर रहने वाले वहां के मूल निवासी असल में प्लेडीज स्टार क्लस्टर से जुड़े हैं। रिसर्चर्स ने यह भी देखा कि इन ग्रुप्स की सांस्कृतिक मान्यताएं भी मिलती जुलती हैं और ये सब मानते हैं कि प्लेडीज ही इनका ओरिजिन पॉइंट है और ये अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने विरासत के बचे रहने की वजह प्लेडीज को ही मानते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि साइबेरिया में मिला डेनिसोवैन हड्डी का टुकड़ा असल में प्लेडीज से आए किसी जीव का हो? उस स्टार क्लस्टर से आने वाले जीवों की कहानियां इतनी व्यापक है कि उन्हें एक नाम भी दे दिया गया है, प्लियडियंस। मैं कई साल से एक से दूसरे कोस्ट के बीच काम कर रहा हूं और मैंने कई लोगों से बात भी की है और उन्होंने कई स्टार सिस्टम्स और क्लस्टर्स की बात की है जिनमें से एक था प्लियडीज। उन्होंने ये भी कहा कि प्लियडीज मूल रूप से इंसान रूपी थे, हमारे जैसे दिखने वाले, या मैं कहूँ कि हम उनके जैसे दिखते हैं। चश्मदीदों ने उन्हें हल्की या नीली रंगत वाले जीव कहा था और बताया था कि वो आसमान से यहाँ आए थे। प्राचीन सभ्यताएं जानती थी कि प्लियडियंस उसी वक्त से पृथ्वी के संपर्क में है जब से समय की शुरुआत हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि प्लियडियंस ने अपने डीएनए पृथ्वी के जीवों को दिए ताकि इंसानों का जेनेटिक मटेरियल उन्नत हो सके और वो लगातार इवॉल्व होता रहे। प्लेडीज को दुनिया की कई संस्कृतियां अपना मूल घर मानती है, मगर हिस्टोरियंस और मैथोलॉजिस्ट कहते हैं
कि कई और भी स्टार सिस्टम्स हैं, जैसे कि ओरायन और सीरियस, और उन लोगों को भी कई प्राचीन संस्कृतियों ने अपनी उत्पत्ति का स्रोत माना है। अलग अलग संस्कृतियों ने प्लेडिस या सीरियस जैसे कॉन्स्टलेशन में किसी खास जगह से आने की बात कही है। ओरायन भी दुनिया में कई जगहों पर नजर आता है। कम से कम माइथोलॉजी या लोक कथाओं में यही कहा गया है कि वहां ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर हमारे जैसे जीव रहते हैं। उन सभी तारों पर, मगर वहां क्या है, उनसे हमारा क्या रिश्ता है? अगर प्राचीन काल की कोई एक संस्कृति उनकी बात करती तब तो अलग बात थी, लेकिन जब सभी प्राचीन संस्कृतियों में उन सभी की ओरिजिन स्टोरीज में एक ही बात दोहराई गई हो, तो फिर जवाब स्पष्ट हो जाता है, कुछ तो बात थी। तो अगर हम आज उन प्राचीन स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं जो ओरायन या प्लेयडीज की तरह बने हैं, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ये वो जगह थी जहां से वो परग्रही आते थे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्राचीन संस्कृतियों की वो ओरिजिन स्टोरीज सिर्फ कल्पना पर आधारित न हो, बल्कि वो असली ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हो? अगर ऐसा था तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे अतीत में एलियंस कई स्टार सिस्टम से पृथ्वी पर आते थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो मानते हैं कि ऐसा ही हुआ था, और वो सबूत के तौर पर न सिर्फ प्राचीन कहानियों को पेश करते हैं, बल्कि इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि अलग अलग चश्मदीदों ने अलग अलग किस्म के जीवों को देखने की बात की थी, जो आज भी हो रहा है। कई अलग अलग किस्म के जीव थे जो आसमान से पृथ्वी पर आए थे। ग्रेज आए थे, रेप्टिलियंस आए थे, प्लेडियंस आए थे, और प्लेडियंस तो प्राचीन विश्व में पृथ्वी पर आने वाले तरह तरह के जीवों के पैमाने पर भी खरे उतरते हैं, जो इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, अपनी हाइब्रिड संतान पैदा करते थे और मानव सभ्यता पर प्रभाव डालते थे। अगर प्लेडियंस भी दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आने वाले अलग अलग जीवों में से एक थे और वो किसी और स्टार सिस्टम से आए थे, तो क्या वो हमेशा के लिए यहाँ से लौट गए हैं, या वो आज भी हमारे बीच हैं? न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के मूल निवासियों का कहना है कि ब्लू माउंटेन्स पर बने बड़े ही खास रॉक माउंटेन्स, जिन्हें थ्री सिस्टर्स कहते हैं, वो असल में कभी यहाँ पत्थर के 7 स्पायर्स के अवशेष हैं। यहाँ के लोग उन्हें प्लेडियस के उन 7 सबसे चमकीले तारों से जोड़ते हैं। आज भी यहाँ के बुजुर्ग मानते हैं कि इस इलाके में एक कॉस्मिक कोड है, उन तारों को जोड़ने वाला एक पवित्र लिंक, जिसके जरिए वो अपने पूर्वजों के संपर्क में रह सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहीं से वो वापस गए थे। इस बात से जुड़ी कई कहानियां हैं कि प्लेडियंस इस पूरे ब्लू माउंटेन्स कॉसफोर्ड इलाके के कई लोगों के संपर्क में थे। यहीं वो पृथ्वी पर आए थे और उनके साथ काम किया था। मैं ऐसे कई बुजुर्गों से मिला हूं जो कसम खाकर कहते हैं कि मैं उन ऊंचे कद के नीले जीवों से मिला था और उन्होंने हमें कई बातें बताई थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कम्युनिटी में भी ब्लू माउंटेन्स को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स एक्टिविटी का हॉटस्पॉट माना जाता है। 1950 से अभी तक यहाँ सैकड़ों यूएफओ नजर आ चुके हैं। ये उन बुजुर्गों की बातों की तस्दील करता है जिन्होंने कहा था कि वो दूसरी दुनिया से आए पूर्वजों से यहाँ मिलते थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जिन्हें वो अपने पूर्वज कहते हैं वो लौट आए हैं? काफी लंबे समय तक गायब रहने के बाद अगर प्लेडियस के परग्रही अब पृथ्वी पर लौट आए हैं, तो इसकी वजह क्या है? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें परग्रहियों द्वारा अगवा किए जाने की एक घटना से मिल सके, जो दुनिया के दूसरी छोर पर हुई थी। बोगोटा, कोलंबिया, 3 नवंबर 1973। इंजीनियर एनरिक कैस्टिलियो रिंकोन अपने घर में थे, तभी उनके दिमाग में एक अनोखी आवाज गूंजने लगी। रिंकोन ने कहा कि यह टेलीपैथिक कम्युनिकेशन उस जीव के साथ हो रहा था जो पृथ्वी से 400 लाइट ईयर दूर प्लेडियस पर था। रिंकोन को एक खास झील के पास आने को कहा गया, जहां उनकी रूबरू मुलाकात होने वाली थी।
वहां पहुंचने पर उन्हें एक प्लीडियन अंतरिक्ष यान में ले जाया गया। एनरिके कैस्टिलो रिंकॉन को उन पेलेडियन स्टार विजिटर्स का एहसास होने लगा था। उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया था कि उन्हें एक दूत के तौर पर चुना गया है और उन्हें काफी बातें भी बताई गई। ये इस बात का भी सबूत है कि हमारे अतीत में भी पेलेडियन हमारे संपर्क में थे और एक प्रजाति के तौर पर हमारा इतिहास क्या रहा है। साथ ही ये भी पता लगता है कि किस तरह से पेलेडियंस हजारों साल से हमारे संपर्क में हैं। रिंकॉन ने जो मैसेजेस बताए थे उनमें आने वाले बदलावों की बात कही गई थी और जल्दी ही वर्ल्ड वॉर 3 होने की बात भी थी। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की जानकारी से सरकारों पर क्या असर हुआ होगा। आम जनता के बीच आने के बाद रिंकॉन ने दावा किया कि सरकारी एजेंट्स उन्हें वॉशिंगटन डीसी ले गए थे, जहां टॉप लेवल ऑफिशियल्स ने उनसे पूछताछ की थी। रिंकॉन का केस इसलिए भी काफी दिलचस्प बन गया कि इस बात के डॉक्यूमेंट्स सामने आए कि CIA वाकई उन्हें अमेरिका ले गई थी और उन्हें डिब्रीफ किया था। 1973 के बाद कई और ऐसे लोग सामने आए जिनके साथ उन जीवों ने संपर्क किया था और उन्हें भी प्लीडीज के जीवों ने वैसी ही जानकारियां दी थी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इस तरह से बार बार उनका हमारे संपर्क में आना और हाल में ही ओमुआमुआ का नजर आना इस बात का सबूत है कि वो हम इंसानों को अपनी वापसी के लिए तैयार कर रहे हैं। कई स्रोतों से हमें ये बात पता लग चुकी है कि प्लेडियंस इंसानों के साथ इंटरेक्ट करते रहे हैं और हमारे संपर्क में रहे हैं। अगर ये बात सही है तो हो सकता है कि ओमुआमुआ उसका एक हिस्सा हो, जो मानव सभ्यता को एक बहुत बड़ी कॉस्मिक रियलिटी बताने वाली है। ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाला पहला मेहमान। वो एक तरह का कॉलिंग कार्ड है, एक बिजनेस कार्ड है जो ये बताता है कि परग्रही कहाँ से आए थे। वो आए थे प्लेयडीज से। क्या एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की बात सही है कि हम एलियन विजिटेशन के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, उस दौर में जब हम प्लीडियंस और दूसरी परग्रही नस्लों को पृथ्वी पर वापस आता देखेंगे? शायद इसका जवाब हमें उस दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की जांच से मिल सके जो हाल ही में हमारे सौर मंडल में आया है। क्राइमिया, 30 अगस्त 2019। मार्गो ऑब्जर्वेटरी में अमेचर एस्ट्रोनॉमर गनाडी बोरिसोव को आसमान में घूमता एक बड़ा ही अनोखा ऑब्जेक्ट नजर आया। उसका नाम बोरिसोव कॉमेट रखा गया और हमारे सौर मंडल में नजर आने वाला वो दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जो प्लेडियस स्टार क्लस्टर से ओमुआमुआ के आने के 2 साल बाद नजर आया था। बोरिसोव कॉमेट ऐसा दूसरा ऑब्जेक्ट है जो किसी और ग्रह से आया था। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो हमारे आउटर सोलर सिस्टम का हो ही नहीं सकता था। जाहिर है वो किसी और सोलर सिस्टम से आया था। भले ही हम ऐसी चीजों को ढूंढने में अब ज्यादा बेहतर हो गए हैं या अब हम ऐसी चीजों को अपने सूरज के आसपास देखने लगे हों, पर ये वो दौर है जब हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाली चीजों को देख सकते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स को ये बात खतरे की घंटी लग रही है और ये बात सोचने की है कि कहीं ये कॉस्मिक मैसेंजर्स हमारे लिए चेतावनी लेकर तो नहीं आ रहे हैं, और क्या आने वाले दिनों में हमारे सोलर सिस्टम में और भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। अगर हाँ, तो हम इस तरह के कितने ऑब्जेक्ट्स देखने वाले हैं। 2017 में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें ये अंदाजा लगाया गया था कि हम और कितने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक किसी भी समय ओमुआमुआ जैसा एक ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट के अंदर होता है। ये हमें दिखा रहा है कि वहाँ और क्या हो सकता है। हमारे पास किसी और सोलर सिस्टम का एक पीस भेजा गया है। अब हम किसी और ग्रह पर जीवन होने की खोज के और करीब पहुँचने लगे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि किसी और ग्रह पर भी जीवन है। हमारे सौर मंडल में भेजे गए 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की ऐतिहासिक खोज के बाद क्या हम किसी नए युग में जाने वाले हैं? उस युग में जहां हम जल्दी ही दूसरे ग्रहों से आए समझदार जीवों को देख सकेंगे। अगर ओमुआमुआ एक इंटरस्टेलर प्रोब है
तो हम जानते हैं कि वो प्लेयडीज से आया था। क्या बोरिसोव ऑब्जेक्ट भी बहुत समझदारी के साथ पृथ्वी पर भेजा गया एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था? क्या वहाँ और भी प्रजातियां हैं जो पृथ्वी पर प्रॉब्स भेज रही हैं और जल्द ही हमें इसका पता लग जाएगा? मुझे उम्मीद है कि हम अपनी जिंदगी में ही उनसे ऑफिशियल कांटेक्ट कर लेंगे। मेरा मतलब है अगले 50 साल। मेरे मुताबिक सबसे बड़ा राज तब खुलेगा जब वो दरवाजा खुलेगा और वो उस रैंप पर चलेंगे। हमें लगेगा जैसे हम आईना देख रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारी ही तरह नजर आएंगे। पूरे मानव इतिहास में हम तारों के सहारे रहे ताकि वो हमारे यान को गाइड कर सके। हमने उनकी सीध में अपने सबसे पवित्र स्मारक बनवाए और ब्रह्मांड में अपनी जगह तलाशते रहे। लेकिन क्या इन दूर दराज के सूरजों से हमारा और भी गहरा रिश्ता है? और अगर है तो क्या अब हम उस लुप्त जानकारी को प्राप्त करने के और करीब हैं? अब हम इस लायक हो गए हैं कि दूर अंतरिक्ष से आने वाले मेहमानों की पहचान कर सकें और हो सकता है कि हमें जल्दी ही ये भी पता लग जाए कि हम इंसानों की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं बल्कि कई लाइट ईयर दूर हुई थी। एडम काउंटी, ओहायो, 2020। यहाँ एक जमाने में सबसे रहस्यमय बिल्डर्स का एक ग्रुप रहता था जिसे अडीना कल्चर कहते थे, और उसने यहाँ नॉर्थ अमेरिका की एक सबसे अनोखी प्राचीन साइट बनाई थी, सरपेंट माउंट। सरपेंट माउंट एक बहुत ही बड़ी सांप की मूर्ति है जो 1400 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी है। ये दुनिया में सबसे लंबी मूर्ति है और इसे सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि ये कब बनी थी या इसे क्यों बनाया गया था। ये प्राचीन विश्व का एक सबसे बड़ा रहस्य है। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इस बात पर सहमत नहीं है कि सरपेंट माउंट बनाने का मकसद क्या था, मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इसका जवाब यहाँ के मूल निवासियों की पारंपरिक कहानियों में मिल सकता है। उन लोगों की कहानियों में जिनकी मिथक कहते हैं कि एक सांप और प्लेडीज से आए जीवों के बीच बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। मिथक कहते हैं कि उस युद्ध में 2 जीव शामिल थे, जिनमें से एक तो पानी का सांप था और दूसरा था थंडरबर्ड, जो प्लेडियस कल्चर के स्टार पीपल का प्रतीक था। ऐसे में कहा जाता है कि 2 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स नस्लें सरपेंट माउंट में एक दूसरे का मुकाबला कर रही थीं, और सरपेंट माउंट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस कहानी को सही साबित करती हैं। कोर सैंपल से पता लगता है कि यहाँ स्ट्राइडेड क्रिस्टल्स हैं और सरपेंट माउंट में इरिडियम के डिपॉजिट्स भी हैं। लोक कथाओं के मुताबिक उस युद्ध में हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और उनसे ही यह स्ट्राइडेड क्रिस्टल्स या इरिडियम का डिपॉजिट आया। इरिडियम न सिर्फ पृथ्वी का सबसे रेयर मेटल है, बल्कि ये सबसे ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है। ये जबरदस्त गर्मी सह सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हाई टेक्नोलॉजी में काफी किया जाता है और उनमें स्पेस प्रॉब्स भी शामिल हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सरपेंट माउंट में मिला इरिडियम किसी ऐसे परग्रही यान का हो जो उस युद्ध में शामिल था, जैसे कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं? अगर ऐसा था तो क्या उससे युद्ध के नतीजे का अंदाजा लगाया जा सकता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट ये मानते हैं कि कई अलग अलग नस्ल के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हमारी पृथ्वी पर आते थे, और उनमें से एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स तो रेप्टिलियन भी था, सांप जैसा एक ह्यूमनॉइड जीव। कुछ लोग मानते हैं कि वो पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, और लगता है रेप्टिलियंस जंग जीत गए थे। वैसे तो पृथ्वी पर कब्जा जमाने की 2 परग्रही नस्लों के बीच होने वाली लड़ाई साइंस फिक्शन फैंटेसी ही लगती है, मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि इसी से मिलती जुलती दूसरी कहानियां दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में भी मिलती है, जो इस बात को सही साबित करती है। अमाटा, साउथ ऑस्ट्रेलिया, 20,000 साल से भी ज्यादा पहले का वालिनिंगा, जिसे केव हिल भी कहते हैं, वहाँ मिला रॉक आर्ट इस महाद्वीप पर एक अहम खोज मानी जाती है, और उसमें बिल्कुल शुरुआती प्लेडीज को दिखाया गया है।
उस चित्र में वो 7 सिस्टर्स दिख रही हैं, जिनका पीछा ओरायन कॉन्स्टलेशन पर रहने वाले जीव कर रहे हैं। मिथक के मुताबिक उन्हें मजबूर होकर रात के आसमान में भागना पड़ा और वहां वो प्लेडीज बन गए। एक सपनों जैसी कहानी है जो पूरे देश में सुनाई जाती है, प्लेयडीज की 7 सिस्टर्स की। और ये बात जगह बदलने पर भी ज्यादा नहीं बदलती। कभी ओरायन तो कभी सदर्न क्रॉस के जीव उनका पीछा करते मिलते हैं, मगर ये कहानी यहाँ उनके धर्म में हर जगह मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की भी एक कहानी है जो यहाँ से करीब 13,000 किलोमीटर दूर ग्रीस की एक कहानी से काफी मिलती है। उस कहानी के मुताबिक 7 सिस्टर्स पृथ्वी पर रहने वाले एक जीव से डर के भाग रही थी, जिसका नाम था ओरायन। ग्रेको रोमन ट्रेडिशन में प्लेडीज असल में बेटियां हैं एटलस और देवी प्लियोनी की। उनकी 7 बेटियां थीं। ओरायन भी हीरो होने की वजह से देवता ही माने जाते थे और वो उन लड़कियों का पीछा कर रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि वो सुरक्षा के लिए सितारों की तरफ भागी और बाद में खुद भी तारा बन गईं। ग्रीस से करीब 10,000 किलोमीटर दूर वायोमिंग मूल के कीओवा कबीले के लोग कहते हैं कि द डेविल्स टावर एक बहुत बड़े भालू के पंचों में फंस गया था जो 7 लड़कियों का पीछा कर रहा था। प्लेयडीज सबसे चमकदार तारे जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। वो प्राचीन कथाओं में काफी अहम हैं। कायोबा लोग कहते हैं कि वो लड़कियां मदद के लिए घुटनों के बल बैठकर देवताओं को पुकारने लगी थी। तब जमीन ऊपर उठी और आसमान तक चली गई। भालू ने उनका पीछा करने की नाकाम कोशिश की और उस चट्टान के एक साइड पर पंजा मार दिया। उन लड़कियों को बचाने के लिए ग्रेट स्पिरिट ने उन्हें आसमान में रहने की इजाजत दे दी और उन्हें 7 सिस्टर्स बना दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 संस्कृतियां एक दूसरे से इतनी दूरी पर हों और वक्त भी अलग हो, पर उनकी कहानियां एक जैसी हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक सच्ची घटना के बारे में बता रहे हों और शायद उन जीवों के बीच एक संघर्ष हो रहा था, जिसमें से एक थे ओरायन सिस्टम के और दूसरा ग्रुप आया था प्लेडीज सिस्टम से? क्या ऐसा हो सकता है कि प्लेडियंस सितारों के बीच अपने घर लौट रहे थे? क्या ये प्राचीन कहानियां इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हो सकती कि प्लेडीज से आए जीवों को मजबूर होकर पृथ्वी से भागना पड़ा था? हुवाई के मूल लोगों के मिथकों के आधार पर एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी थ्योरिस्ट मानते हैं कि इससे भी कहीं बड़ी संभावना हो सकती है। हवाईयन लेजेंड में ये भी कहा गया है कि लिमोरियंस बाहरी हमलों से अपनी हिफाजत के लिए लावा ट्यून्स का इस्तेमाल करते थे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बात है जो उस युद्ध को देखकर कही गई थी जो उस विनाशकारी बाढ़ के पहले लड़ा गया था। उसके बाद लिमोरियंस तो जमीन के नीचे चले गए और यहीं रह गए, लेकिन कुछ वापस प्लेडीज पर लौट गए थे। पूरे पैसिफिक में ऐसी कहानियां भी हैं जिनमें कहा गया है कि लेमुरिया या मुंह अब समंदर के नीचे है। अगर लेमुरिया वाकई एक यान था तो क्या वो पानी के नीचे भी जा सकता था? और ऐसा हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स आज भी समंदर के नीचे हों? अगर कई प्राचीन सभ्यताओं में यही बात कही गई है तो क्या ये नहीं हो सकता कि प्लेडियंस हजारों साल पहले अपने होम प्लेनेट पर वापस नहीं गए थे, बल्कि वो आज भी यही हैं और समंदर में गहराइयों में हमें कहीं मिल सकते हैं? लंदन से 145 किलोमीटर पश्चिम की तरफ इंग्लैंड के विल्टशायर काउंटी में बसे गांवों वाले इलाके हजारों सालों से जैसे थे बिल्कुल वैसे ही हैं। इस ऐतिहासिक जगह पर ढेर सारी प्राचीन धार्मिक जगहें भी देखी जा सकती हैं, जिनमें से कई हजारों साल पहले बनी थीं। यहाँ के छोटे खेत, पत्थर के घर और हरी भरी पहाड़ियों में लोगों को शांति और चैन का माहौल मिलता है। ये छोटा सा इलाका है जिसे देखकर लगता है इसे हजारों साल पहले खास तौर पर बनाया गया था और यहाँ पर धार्मिक रीति रिवाज होते थे।
उस वक्त की ज्यादातर प्राचीन धार्मिक जगहें इस इलाके के आसपास हैं। यहाँ पर कई स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जैसे कि एवबरी, सिल्बरी हिल, स्टोनहेंज। लेकिन 1978 में एक रहस्यमय घटना ने विल्टशायर की शांति खत्म कर दी और वो आज तक एक रहस्य है। वहां पर वीट, बार्ली और राई के खेतों में बड़े बड़े ज्योमेट्रिक आकार बने हुए पाए गए थे। जब आप उन्हें पहली बार देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये यहाँ पर कैसे बन गए। जाहिर है ये कुदरती वजह से नहीं बने हैं। ज्यादा दिलचस्प बात ये थी कि पेरू की मशहूर नाज़का लाइंस की तरह ही ये डिजाइन्स भी सिर्फ ऊंचाई से ही दिखती थी। शुरुआत में सिर्फ सीधे सादे आकार बन रहे थे, लेकिन साल दर साल वापस बनते रहे और हर साल अगले साल के मुकाबले ज्यादा जटिल और अजीब आकार बनते गए। ऐसी कई कहानियां हैं जो सैकड़ों सालों से चली आ रही है, जिनमें एक खेत में घूमने वाले शैतान का जिक्र है जो एक रात में ही पूरे खेत की फसल खराब कर देता था। लेकिन इस बात पर सब लोगों का ध्यान तब गया जब ये आकार इंग्लैंड के गेहूं के खेतों में दिखाई देना शुरू हो गए। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये किसी चक्रवाती हवा की वजह से बन रहे थे, लेकिन जब अजीबोगरीब आकार दिखने लगे तो लोग मानने लगे कि इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल वजह है, जैसे कि यूएफओस। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें रात में खेत में एक रोशनी दिखाई देती थी, तो उनका मानना था कि वो यूएफओस थे। तो जाहिर है उस जगह पर यूएफओस में मानने और ना मानने वाले दोनों लोग काफी दिलचस्पी लेने लगे और दोनों इस बात का अंदाजा लगाने लगे कि उन अजीब आकारों को बनाने का काम किसने और कैसे किया था। विल्टशायर के खेत में बना ये निशान उन 200 डिजाइन्स में से एक है जो पिछले 2 हफ्तों में मिली हैं। किसानों और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये निशान किसने और क्यों बनाए हैं, ये एक बड़ा रहस्य है। लेकिन अगर सच में किसी और ग्रह से आए एलियन जीव वो क्रॉप सर्कल्स बना रहे थे, तो वो उन्हें इंग्लैंड में ही क्यों बना रहे थे? क्या वो हमसे बात करना चाहते थे या इन डिजाइन्स में कुछ खास सुराग छुपे हुए थे? और क्या इनके स्टोनहेंज और दूसरी प्राचीन जगहों के पास होने के पीछे कोई खास वजह थी? वो क्रॉप सर्कल्स हमें उस वक्त की याद दिला रहे थे जब साइंस और स्पिरिचुअल नॉलेज अलग नहीं हुए थे, वो एक हुआ करते थे। हम अपने आप से जुड़े हुए थे और इसीलिए वो उन जगहों के बनाए जा रहे थे जो प्राचीन धार्मिक जगह थीं। तो देखिए, एक तरफ ये प्राचीन स्ट्रक्चर्स थे जहां पर धरती की एनर्जी होती है और फिर उनके आसपास ये क्रॉप सर्कल्स बनाए जा रहे थे और उनमें से कई क्रॉप सर्कल्स किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए खास संदेश लग रहे थे। कई लोग ये भी मानते हैं कि परग्रही जीव इस तरह का कोई बड़ा काम करके मीडिया के जरिए हमें संदेश भेज रहे थे। और सच में क्रॉप सर्कल सारी दुनिया के न्यूज़पेपर्स की सुर्खियों में थे। शायद वो लोग यही चाहते थे। मैंने जब पहली बार उनकी फोटोज देखी तो मैं घबरा गई थी। क्या ये परग्रही जीव ऐसा कर रहे हैं? क्या हमारा सामना ऐसे जीवों से है जो स्पेस और टाइम को बदलना जानते हैं? सारी यूनिवर्स और क्वांटम फिजिक्स और उससे जुड़ी जटिल बातों की हमारी समझ को इन क्रॉप सर्कल्स ने एक जोरदार झटका दे दिया था। सिर्फ क्रॉप फॉर्मेशंस नहीं, उन्हें बहुत ही बारीकी से बनाया जाता था। वो गलती से नहीं बने थे। उनके आकार और उनके बनने की जगह दोनों ही खास थे। वो एक्सीडेंट्स नहीं थे। उन्हें बनाने में किसी ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। लेकिन वो कहाँ पर है और आखिर वो कैसा दिखता है? वैज्ञानिक इस घटना के पीछे की वजह जानने में बिल्कुल नाकाम रहे और फिर 1991 में डग बावर और डेव चॉर्ली नाम के 2 लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सब के साथ मजाक करने के लिए किया था। जो भी हो, कुछ रिसर्चर्स को यकीन नहीं होता कि सिर्फ 2 उम्रदराज आदमियों ने मिलकर रात के वक्त में ऐसी सैकड़ों डिजाइन्स बनाई होंगी, वो भी सिर्फ कुछ बोर्ड्स और छोटी सी रस्सियों की मदद से। उन्होंने
उन्होंने दिखाया कि वो कैसे एक ही रात में मामूली से औजारों से क्रॉप सर्कल्स बना सकते थे, और उस वक्त ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया कि यही इस पूरे मामले की सच्चाई थी। उन पर सबको यकीन हो गया था, और आज भी कई लोग कहते हैं क्रॉप सर्कल्स, ओ उन्हें भूल जाओ, उन्हें उन दो आदत बनो, उन्हें तो उन दो लोगों ने सालों पहले बनाया था, तुम अब तक आखिर ये बात पकड़कर क्यों बैठे हो? ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। बावर और चॉर्ली के ऐसा दावा करने के बाद भी वैसे क्रॉप सर्कल्स इंग्लैंड के गांवों के इलाकों में बनते रहे, और ये दुनिया की कई दूसरी जगहों में भी बनते रहे। बेशक उनमें से कई कलाकारों और मस्खरे लोगों ने बनाए थे, लेकिन जहां ये बनते थे वहां की मिट्टी के सैंपल्स और अनाज के फैलने के तरीके को स्टडी करके रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि उनमें से कई डिजाइन्स बनाना इंसानों के बस की बात नहीं थी। जिन क्रॉप सर्कल्स को हम रहस्यमय मानते हैं और जो हमारे मुताबिक इंसानों के हाथों से बनाए हुए नहीं थे, उन्हें बेहद खूबसूरती से बनाया गया था। पौधे एक सीध में गिरे थे, जैसे कि लाखों कार्पेट लेयर्स एक साथ नीचे आ गए हों और इन पौधों को एक दूसरे के पैरेलल नीचे गिरा दिया हो। वो देखने में बहुत सुंदर लगते थे, लेकिन जब मस्खरे उन्हें बनाते थे तो वो टेढ़े मेढ़े होते थे, ठीक से नहीं बनते थे, क्योंकि उनके पास वैसी कोई शक्ति नहीं थी। वो हाथ से बनाते थे तो उनमें उतनी खूबसूरती नहीं थी। 1991 में मशहूर बायोफिजिसिस्ट डॉक्टर विलियम लेवेनगुड ने एक हैरत अंगेज बात कही। उन्होंने 10 साल क्रॉप सर्कल साइट्स और सैंपल्स को स्टडी किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम ने बनाया था, जिसे उन्होंने नाम दिया स्पिनिंग प्लाज्मा वोर्टेक्स, जो आसमान की ऊंचाइयों से यहां धरती पर आकर ये काम करती थी। ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इन क्रॉप सर्कल्स के अंदर जो बातें होती हैं उनसे साबित होता है कि ये सच में अजीब जगह हैं और एनर्जी के एक सर्कल जैसी हैं, क्योंकि उनमें हैरत अंगेज बातें होती हैं। बैटरीज खराब हो जाती हैं, वो भी नई बैटरीज। वहाँ कैमरे, सेलफोन जो भी ले जाओ वो बंद हो जाते थे। बायोफिजिसिस्ट लेवेनगुड ने अपने करियर में ऐसे खेतों में बनी डिजाइन्स में से लगभग 350 सैंपल्स की जांच की थी, और अगर आज लेवेनगुड मेरे साथ बैठे होते तो कहते, मैं सिर्फ यही कर सकता हूं कि उन जमीनों पर से, उन पौधों में से सैंपल्स ले सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो स्पिनिंग प्लाज्मा वोर्टेक्स पैदा कैसे होता है। ये बात जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि उन्हें कौन और क्यों बना रहा था। ये बस साइंस फिक्शन कहानियों में लिखा है कि एलियंस हमारे यहाँ आते हैं, तो हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें कौन और क्यों बना रहा होगा। हमें इंतजार करना होगा कि वो जो भी है वो खुद आकर हमसे मिले। कई लोगों को इन क्रॉप सर्कल्स के अंदर अलग अलग तरह के संदेश दिखाई दिया करते थे। उन्हें लगता था उसमें डिजिटल जानकारी मौजूद है। उनके मुताबिक ये साफ था कि उन्हें न्यूमरोलॉजी के मुताबिक बनाया गया था और उसमें जरूर कोई संदेश था, और वो जानना चाहते थे कि वो संदेश क्या था। क्रॉप सर्कल संदेश है, वो हमसे बात